देखो, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला जा सकता है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पास है d2y/dx² प्लस 3dy/dx प्लस 2y = 0, तो इसका CF वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है, ये हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था। CF निकालते समय हम लोग ने ये भी सीखा था कि राइट हैंड साइड जो होता है उस पे CF वैल्यू डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट राइट हैंड साइड में अगर Q है तो Q पे हमारा CF वैल्यू डिपेंड नहीं करता है, हमारी CF वैल्यू डिपेंड करती है तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, इसी से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे और ऑक्सिलरी इक्वेशन से फिर हम लोग रूट्स निकालते थे और रूट से हम लोग नंबर ऑफ कांस्टेंट डिसाइड करके हम लोग अलग अलग CF के केसेस को देख के हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला करते थे। बट यहाँ पे हम लोगों को CF नहीं निकालना है, हम लोग अब थोड़ा सा आगे जाते हैं और PI निकालने की कोशिश करते हैं। पीआई की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पिछले ही क्लास में हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था कि कंप्लीट सॉल्यूशन जो होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो CF प्लस PI के फॉर्म में होता है। तो यानी कि अगर आपका CF वैल्यू पता हो, आपको आपको PI वैल्यू पता हो, दोनों को ऐड करने पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल अगर y है तो y की वैल्यू आ जाती है। CF के बाद PI अगर हम समझ लेते हैं तो मेरा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा वो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आ जाएगा, अगर आपके पास Q नॉन जीरो वैल्यू होता है तो भी। ठीक है, इसी को समझने के लिए हम इस सेशन में फर्दर देखेंगे कि किस तरह से हम लोग PI को सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने बिल्कुल शुरू में देखा था कि किसी भी nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप चाहें तो आप इस फॉर्म में दिखा सकते हैं। करेक्ट, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कुछ भी आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये क्या है, ये आपका फंक्शन ऑफ डी है। और यहाँ पे क्या है आपका y क्या है, फंक्शन जिसपे कि ये ऑपरेटर जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर आप ऑपरेट कर रहे हो, इजिकल टू क्यू। तो ये क्या है, ये एक तरह का कॉम्पैक्ट फॉर्म है आपके इस nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है जी, यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप y और इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को अगर लेफ्ट से आप राइट की तरफ ले जाओगे तो ये हो जाएगा 1/FD/Q हो जाएगा। करेक्ट, यानी कि कुल मिला के Q पे ये वैल्यू डिपेंड कर रही है। हम लोग जो इंटीग्रल ऑपरेटर यहाँ पे ले रहे हैं ना, ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है वैल्यू ऑफ Q। करेक्ट, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो y लिखा है, y न लिख के हम चाहें तो इसको कह सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर ऑब्टेनिंग द PI वैल्यू ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। PI स्टैंड्स हियर फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो PI निकालने के लिए यही एक छोटा सा फार्मूला है जिसे कि आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। और ये फार्मूला है क्या, इसको हम लोग एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में इंक्लोज कर देते हैं। ये है PI इजकल टू 1/FD/Q। तो ये PI का फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये आपको दिख रहा है 1/FD/Q। 1/FD का मतलब क्या है, मान लो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है d² + 1y इजकल टू Q। Q इज नॉट नोन टू अस, ठीक है ना, Q कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम। तो अगर इसका PI अगर हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ डी। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो आपका एफ ऑफ डी क्या है, ये एफ ऑफ डी है आपका d² + 1, ये आपका y है और ये राइट हैंड साइड में Q है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि आप 1/FD करिए। तो FD आपका क्या है, d² + 1, तो 1/FD
किस पे करो आप, राइट हैंड साइड में जो भी है फंक्शन ऑफ क्यू, ये। तो यही इसका मतलब है कि अगर आप एफ डी लिखते हो तो एफ डी का मतलब ये है कि जो भी आपके पास ऑपरेटर्स का फंक्शन दिया हुआ है उसको लिखना है वन अपॉन करके। वन अपॉन क्यों कर रहे हैं उसका यहाँ पे आपको रीजन पता है, वन अपॉन एफ डी ओवर क्यू, क्यू पे ले लो, और यही क्या होगा आपके लिए पीआई निकालने का काम करेगा आसान। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्यू की वैल्यू है क्या, क्यू की वैल्यू हो क्या सकती है या है क्या, ये इसके लिए हम लोग को फर्दर मूव करना पड़ेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के मेथड पे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे हम लोग निकालते हैं उसको अब देख लेते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने का मेथड अब हम लोग जरा सीखने की कोशिश करते हैं। मान लो केस वन, अब ये केसेस किस पे डिपेंड करते हैं कि क्यू की वैल्यू क्या दिया हुआ है। क्यू पहला हमने मान लिया, लेट क्यू इज व्हाट, क्यू इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स। ये पहला केस ले लेते हैं कि हमारा क्यू है क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर क्यू जो आपका है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो पी आई का फॉर्मूला क्या होगा, ये हम लोग के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसको कुछ ऐसे समझते हैं, हम बाद में वापस यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिख देंगे। हम लोग ब्लू कलर से इधर राइट हैंड साइड में सॉल्व करते हैं। अगर किसी बच्चे से पूछो कि d ओवर ई पावर ए एक्स इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कि हम लोग को एक बारी e टू द रेज पावर ए एक्स को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर आप इफ यू डिफरेंशिएट इट वंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देन इट विल गिव यू a e रेज पावर ए एक्स, करेक्ट। नाउ if you go to differentiating this function again, same function e power ax, so what you will get here, you will get a square e raised power ax। ये कोई समस्या नहीं है आपके लिए। और इसी तरीके से अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते गए तो एक समय ऐसा आएगा कि आप n टाइम्स डिफरेंशिएट करने जाओगे or this time it will give you a raised power n on the right hand side and e raised power ax. Why? Because if you are differentiating e power something then you will get e power something, and what is something, ax। तो अगर आप ax को n बार डिफरेंशिएट करोगे तो a पावर n आ जाएगा, ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। अब अगर थोड़ी देर के लिए हम आपसे ये कहें कि इन सारे वैल्यूज को आप लेफ्ट हैंड साइड वाले वैल्यूज को ऐड करो, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर मतलब जो बिल्कुल बॉटम इन साइड में है उसको सबसे पहले लिखो, तो आप देखोगे सब में e पावर ax ही फंक्शन है। तो e पावर ax को हम लोग कॉमन लेके बिल्कुल राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं, राइट मोस्ट साइड में। तो dn माइनस वन, और ऐसे ही आप लिखते जाओगे तो बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं तो बिल्कुल ऊपर आप पहुंचोगे तो यहाँ पे डी स्क्वायर और डी कहीं पे रहा होगा, और बाहर आपने क्या ले रखा है, फंक्शन जिसका नाम e पावर ax है। फिर से आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो अल्टीमेटली आपको यही मिल जाएंगे, सारे e पावर ax का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सारे ऑपरेटर्स पे। whereas on the right hand side if you add all these values, तो can we take e power ax common? Yes. So we'll left only with a raised power n, a raised power n minus 1, so and so on, and the last term is what? A square a, just like what we have done on the left hand side, and we have taken e power ax common। तो अल्टीमेटली अगर आप देखते हो तो आपको ये जो मिल रहा है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है क्या, ये दिस इज योर फंक्शन ऑफ डी एंड द फंक्शन इज ई पावर एक्स। यहाँ से यहाँ तक जो है दिस इज व्हाट, फंक्शन ऑफ ए ओवर ई पावर ए एक्स। अब आपको कुछ चीजें लेफ्ट से राइट में ले जानी है और राइट से लेफ्ट में ले आनी है। अगर ये काम आप करते हो तो आप देखोगे ये क्या हो जाएगा, e रेज पावर ए एक्स ऐसे ही रहेगा एंड दिस विल गिव यू वन अपॉन एफ ए, and on the left hand side f of d is written, if you bring it on the right hand side में लाओगे तो वन अपॉन एफ डी ई टू पावर ए एक्स हो जाएगा। ये एक स्टेप में नहीं आएगा, इसको पहले वन अपॉन एफ डी दोनों तरफ से आप करते हो ऑपरेट, उसके बाद धीरे धीरे आता है, बट हम लोग लेमैन की भाषा में समझ रहे हैं यहाँ पे, तो लेट मी टू राइट इट डायरेक्टली। तो हमें क्या मिला कि अगर आप इस
स्टेप पे देखोगे जाके, तो 1/fd e⁻ax हम लोग ने क्या सीखा था? एक्चुअली 1/fd e⁻ax जो है वो आपका है क्या? पीआई का फॉर्मूला। पीआई का फॉर्मूला क्या है? पीआई का फॉर्मूला क्या है? हम लोग ने शुरू में देखा था कि पीआई का सिर्फ एक फॉर्मूला है, वो है 1/fd/q। तो हम लोग ने ये देखा कि 1/fd, यहां से देखो आप, 1/fd/q, और q है क्या? e⁻ax। तो ये तो फॉर्मूला है। इसकी वैल्यू क्या होगी? अब इसकी वैल्यू हम लोग यहां से देखें, 1/fd/e⁻ax की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? हम लोग ने डिराइव किया 1/fa, 1/fa e⁻ax होती है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन भी हम लोगों ने देखा कि क्या आता है और कैसे आता है ये वैल्यू। तो हमें ये समझ में आया कि सिर्फ 1/fd/ax जो होगा, उसमें आप अगर जो भी एक्सपोनेंट यहाँ पे x का कोफिशिएंट है एक्सपोनेंट में, वो a है, उसको a को अगर आप d से रिप्लेस कर दोगे, d की जगह पे a लिख दोगे, इफ यू रिप्लेस d बाय a, तो आपको क्या होगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। ये किसके लिए? जब q आपका e⁻ax है। तो e⁻ax के लिए आपके पास यही फॉर्मूला है। सिर्फ आपको फंक्शन ऑफ d में d की जगह a लिख देना है और आपको ये मिल जाएगा। बस इसमें एक केस जो है, वो एक रिस्ट्रिक्शन आपको लेके चलना है, और वो रिस्ट्रिक्शन है क्या? We can't take f of a is equal to 0. It must satisfy simultaneously. अगर आप fa को 0 ले लोगे, यानी कि ये क्वांटिटी जो डिनोमिनेटर में है वो 0 होगी, तो 1/0 कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो वी कांट टेक fa इज इक्वल टू 0, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो केस फेल हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, बाकी सारी चीजों को हटा देते हैं, इन सारी चीजों को हटा देते हैं, क्योंकि ये अब हमारे काम की नहीं है। इसको एक बार इरेज करने के बाद फिर हम लोग वापस आ जाएंगे कि वाकई हम लोगों ने क्या किया और कैसे इसकी वैल्यू निकाली है। हमने ये देखा कि ये फार्मूला है जिससे कि पीआई की वैल्यू निकल सकती है। ठीक है जी। केस ऑफ फेल्योर। केस ऑफ फेल्योर क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। केस ऑफ फेल्योर का मतलब है कि मान लिया इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू 0, आपने एफ ऑफ ए निकाला किसी का, डी को रिप्लेस किया ए से, और एफ ऑफ ए जो आ गया वो 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो ये कंडीशन अपने आप में क्या हो रहा है? वो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं केस ऑफ फेल्योर। एफ ऑफ ए तो 0 है, लेकिन एफ प्राइम ए जो है वो 0 नहीं है। एफ प्राइम ए जो है वो 0 नहीं है। एग्जाम्पल के माध्यम से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे पास ये केस आ रहा है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि पीआई का फॉर्मूला क्या हो सकता है किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे पीआई जो होगा वो हो जाएगा आपका पीआई इजिकल टू, आज भी मेरे सामने समस्या क्या है, हम चाहते हैं कि 1/fd/e⁻ax निकालें, लेकिन केस फेल हो गया। अगर केस फेल हो गया तो हमें करना क्या होगा? 1/, जो एफ ऑफ ए निकालते थे हम लोग, यहाँ पे एफ ऑफ ए जो हम लोग करते थे, वो 1/f(f) न करके हम लोग क्या करेंगे? 1/f'(a), f'(a) करेंगे। ठीक है जी, f'(a) करेंगे। और कितने बार डिफरेंशिएट किया? एक बार डिफरेंशिएट किया तो एक बार यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको प्री मल्टीप्लायर जो होगा वहां पे x होगा, x से मल्टीप्लाई करोगे। फिर एक बार आपने डिफरेंशिएट किया केस फेल होने पे, तो एक बारी आपको पनिशमेंट के तौर पे एक x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये प्री मल्टीप्लिकेशन है, पोस्ट नहीं। पोस्ट मतलब इधर की तरफ नहीं, लेफ्ट हैंड साइड बाहर की तरफ इसको आपने मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना? इन सब के पीछे रीजन होता है। और अभी भी हमारा फंक्शन क्या होगा? फंक्शन अभी भी हमारा जो है e⁻ax ही रहेगा। तो दिस इज व्हाट e⁻ax. So this is the formula which you can apply
जब केस फेल होता है। अब ये फार्मूला कहाँ तक वैलिड होगा? ये फार्मूला तभी वैलिड होगा अगर आपका एफ प्राइम ए जो है डिनोमिनेटर में यूज किया जा रहा है, ये वैल्यू क्या है? इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये केस फिर भी फेल हो सकता है फर्दर। कब ये फेल होगा? अगर मान लो आपको एफ प्राइम ए भी जीरो हो गया, सपोज if f prime a is also equal to 0, so in that situation you need to examine f double prime a, और मान लो ये नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इस केस में यही फार्मूला क्या हो जाएगा? इस केस में ये फार्मूला फार्मूला तो एक ही है, 1/fd एंड देन q। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा? ये फार्मूला हो जाएगा, आपको अब की पारी डबल प्राइम ए लिखनी है। क्यों? क्योंकि एफ प्राइम ए तो जीरो हो जा रहा है, एफ डबल प्राइम ए जीरो नहीं हो रहा है। तो आपने एफ डबल प्राइम में लिखा, यानी दो बारी इसको डिफरेंशिएट किया। डबल प्राइम का मतलब दो बारी डिफरेंशिएट किया, फिर डी की जगह ए लिख दिया। तो दो बारी डिफरेंशिएट किया यानी दो बार पनिशमेंट देना होगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई किया, और किसका आप निकाल लो पी आई? ई पावर एक्स जब क्यू होता है तो ई पावर एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो ये कंडीशन भी वैलिड होगा जब एफ डबल प्राइम ए जो होगा आपका नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ऐसे ही फर्दर आप आगे भी जाके देख सकते हो कि एफ डबल प्राइम ए तो जीरो है लेकिन एफ ट्रिपल प्राइम ए जीरो नहीं है, तो क्या होगा? तो कोई भी इस तरह के केसेस को आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब जरा यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि न्यूमेरिकल एग्जाम्पल इसके जो होंगे वो कैसे आते हैं और कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉम द सेम क्वेश्चन। सॉल्व d2 minus 4d minus 5y, and the question is what e raised power x. This is given to you. So first of all, for getting the complete solution you require to have CF and PI both. So for solving the CF value you need to write the auxiliary equation. So in the solution let me to start with the auxiliary equation. The auxiliary equation ये पीछे वाले लेक्चर में हम लोग समझ चुके हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे मिलता है? डी की जगह एम लिख दो, एम स्क्वायर माइनस 4m माइनस 5 इजकल टू 0। ठीक है जी, ये आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 और -1 और 5 मिल जाएगा। ये m की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। इसको आप सीधा रूल से भी सॉल्व कर सकते हो, या सीधे तौर पे आप कोई दो नंबर ऐसे सोचो जो कि उनका प्रोडक्ट -5 आए। तो -5 और 1 आपने दो नंबर लिया, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये -5 के बराबर आ जाएंगे। इनका प्रोडक्ट अगर करोगे तो ये -5 के बराबर आ जाएंगे, और अगर इनको ऐड करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएंगे? ऐड करने पे ये -4 के बराबर आ जाएंगे। तो जो दो नंबर आपने सोचा है उसका साइन चेंज कर दो। साइन चेंज करने का मतलब इसको 5 और इसको -1 कर दो, तो यही आपके रूट्स हो जाएंगे। तो इसको हमने ऐसे भी करके आप इसको रख सकते हो। अदरवाइज आपके पास सीधा रूल है और फैक्टराइजेशन के बाकी मेथड है जिससे कि आप सॉल्व कर सकते हो। तो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव हियर, वी गॉट द वैल्यू ऑफ m एज -1 एंड 5। दोनों क्या है? रियल और डिस्टिंक्ट है। तो CF जो कि पिछले लेक्चर में सीखा था उससे कोई भी बच्चा चाहे तो लिख सकता है C1 e पावर -x और C2 e पावर 5x, आप लिख सकते हो आराम से। ये CF हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पी आई जीरो होगा? पी आई जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड यानी क्यू की वैल्यू जो है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर क्यू जीरो होता तो पी आई जीरो होता, ये पीछे पढ़ा है हम लोगों ने। लेकिन क्यू जीरो नहीं है यानी कि हमें पी आई निकालना पड़ेगा। तो पी आई का तो एक ही फॉर्मूला है, 1/fd क्यू। आपके केस में एफ डी क्या है? आपके केस में एफ डी है डी स्क्वायर माइनस 4d माइनस 5। ये ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको दिखता होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो जैसा दिया हुआ है वो वैल्यू वैसे ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। इट विल बी फॉलोड बाय व्हाट? इट विल बी फॉलोड बाय क्यू। और क्यू साहब है कौन आपके क्वेश्चन में? क्यू है ई पावर एक्स। तो ई पावर एक्स यहाँ पे आपको फंक्शन के रूप में ले आना है। अब इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल कहता है कि जो भी यहाँ पे x का कोफिशिएंट होगा ई पावर ए एक्स में,
जो भी ए होगा, ए होता क्या है एक्सपोनेंट पावर में, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट जो भी होगा 1 है आपके केस में, तो डी को आंख बंद करके रिप्लेस कर दो 1 से, तो यहाँ पे 1 ही आपका ए है। हमने क्या कहा था, जहां जहां डी है वहां वहां आपको एफ ऑफ ए लाना है। आपके क्वेश्चन में जो ए है वो है 1, यानी डी की जगह 1 रखना था, तो वही हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे, -4 × 1 - 5 e⁻x। अल्टीमेटली अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 और -4 हो गया -3 और -5 -8, तो -1/8 आ रहा है, और -1/8 कहीं से भी जीरो नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो एफ ऑफ 1 है, एफ ऑफ ए, वो नॉट इक्वल टू जीरो है। क्यों? क्योंकि -8 आ रहा है, तो यानी कि ये केस फेल नहीं हो रहा है, और पी आई आपका आ गया। पी आई मतलब ये पूरी तरह से फ्री होना चाहिए किसी भी तरीके का डिफरेंशियल ऑपरेटर या इंटीग्रेटिंग ऑपरेटर। देखो यहाँ पे कहीं पे डी नहीं दिख रहा है आपको, तो मतलब ये फ्री हो गया, और अगर ये फ्री हो गया तो यही पी आई की वैल्यू हो जाएगी। तो अब कंप्लीट सॉल्यूशन का एक ही फॉर्मूला था, सी एफ प्लस पी आई। ठीक है जी। सी एफ आपने क्या निकाला है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। सी एफ आपने निकाला था C1 e⁻⁻x एंड C2 e⁻⁵x। पी आई आपने निकाला 1/8, ठीक है जी, और e⁻x निकाला। और कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्वेश्चन में है क्या, y है, y है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो आपने क्या कर देना है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड it is y, correct? So what we have here, we ultimately got a relation between dependent variable y and independent variable x, and this is your answer, correct? इस तरह से आप चाहोगे तो किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि अगर केस फेल होता है तो उस केस में हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं, सेम क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। 4D माइनस 5y इज इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4D माइनस 5y था, यहाँ भी 4D माइनस 5y है। अगर जीरो रहेगा तब तो पी आई जीरो हो जाएगा, तो हम लोग पी आई निकालना चाहते हैं तो इसको जीरो से हटा देते हैं, कोई वैल्यू दे देते हैं, e⁻⁻x लिख दिया इस बार, e⁻⁻x। पहले क्वेश्चन में e⁻x था, इस क्वेश्चन में e⁻⁻x है। अब जरा देखा जाए कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप सॉल्यूशन में जाओगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा इसका, ऑक्सिलरी इक्वेशन फिर से लिखोगे, और इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से आपको दो रूट मिलेंगे, जैसे पीछे मिला था आपको, क्या मिला था, -1/5 मिला था, तो यहाँ पे भी m इक्वल टू -1/5 आप लिख दो, ये दो रूट्स मिल गए। सी एफ वैल्यू कुछ सोचना ही नहीं है, C1 e⁻⁻x और C2 e⁻⁵ लिख दो आप, ये हो गया, सी एफ आ गया। अगर सी एफ आ गया तो आपको अब क्या करना है, अब आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, और पी आई का एक ही फॉर्मूला था, 1/फंक्शन ऑफ डी, और फंक्शन ऑफ डी है क्या, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, d² - 4d - 5, करेक्ट। और ये किस पे ऑपरेट होगा, पी आई होता ही है क्यू के लिए, और क्यू आपका है क्या, e⁻⁻x है। इतनी चीजें दी हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां कहीं भी डी है उसको हम लोग ए से रिप्लेस करेंगे। अगर इसको आप देखोगे, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये है d⁻⁻1x, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, अगर आप इसको e⁻1 से कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1 है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो e⁻⁻x मीन्स a इक्वल टू -1, तो वी नीड टू रिप्लेस d बाय -1, ये तो रूल कहता है, डी की जगह ए को ला दो, तो डी की जगह ए को ला दिया, तो ये ऐसा कुछ देखने में हो जाएगा। अगर आप इस डिनोमिनेटर की वैल्यू को सॉल्व करोगे तो देखोगे यहाँ से आपको मिलेगा +1, यहाँ से मिलेगा +4, यहाँ से मिलेगा, दोनों मिलके हो जाएंगे +5, और ये है -5, +5 - 5 मिलके क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, बड़ा सा एक 0 आ जाएगा।
और अगर जीरो आ गया तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि मेरा जो एफ ऑफ माइनस वन था यानी एफ ऑफ ए था वो जीरो है। और जीरो होने का मतलब है, अगर आप कहते हो एफ ऑफ ए जीरो है तो ये क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर जीरो होने का मतलब है वन अपॉन डिनोमिनेटर करोगे, वन अपॉन एफ ए करोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि केस फेल। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा था थोड़ी देर पहले कि फेल केस फेल का क्या मतलब होता है, केस फेल का मतलब होता है कि एफ ए तो जीरो है, अब हमें एफ प्राइम ए जाके देखना पड़ेगा कि ये क्या आता है। तो वापस हम लोग आते हैं अपने खेल पे और फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या कहता है केस फेल होने पे, कि एफ प्राइम ए अगर नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो हम लोग एफ प्राइम ए लिखते हैं एफ ए की जगह पे, और एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो एक एक्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है ना। तो ये लेमैन की भाषा में बिल्कुल हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, अभी अभी हम लोग को इस स्टेप पे केस फेल हो रहा है तो हम लिखेंगे केस फेल्स, बात खत्म। आपको कुछ नहीं करना है, बस लिखना है केस फेल्स। अगर केस फेल होता है, बाकी सारी चीजों को हटा दें जिससे कि वो आपका कंफ्यूजन हट जाए, इन सब का कोई जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपके सामने था। ब्लू कलर से कुछ लिखा हुआ था माइनस वन का स्क्वायर ऐसा, जिसपे कि केस फेल हुआ, वो भी समझना था हमें। जब केस फेल हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप पहले आ जाते हैं। केस इसमें माइनस वन रखने पे फेल हुआ था तो वापस उस स्टेप पे आ जाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, रूल के अनुसार अब हमको इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसको, एफ ऑफ डी को। इस एफ ऑफ डी को एक बारी डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो ये हो जाएगा टू डी, सिर्फ डिनोमिनेटर को, माइनस फोर। चूंकि एक बार डिफरेंशिएट किया एफ प्राइम डी निकालने के लिए, तो आपको एक बार पनिशमेंट के तौर पे एक्स से प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूल कहता था ये। ठीक है ना। और राइट हैंड साइड में क्या है, ई पावर माइनस एक्स, तो ई पावर माइनस एक्स आज भी रहेगा। अब हमने क्या सीखा कि एफ प्राइम डी नहीं मेरे को चाहिए, फार्मूला क्या है, एफ प्राइम ए है। तो अगर एफ प्राइम डी आ गया, एफ प्राइम ए चाहिए तो डी की जगह पे क्या लिख दो, ए लिख दो, आ जाएगा आपका। तो अब बारी आ गई डी की जगह ए लिखने की, तो वन अपॉन डी के जगह पे वापस ए लिख दो आप। तो ये आपको एक वैल्यू दे देगा, आई मीन टू से दिस इज व्हाट माइनस एक्स, ये माइनस एक्स है आपका। लेट मी टू राइट माइनस एक्स, ये माइनस एक्स है। तो हमें कितना मिल जा रहा है, हमें इसकी वैल्यू मिल जा रही है एक्स इंटू माइनस टू माइनस फोर होता है माइनस सिक्स e power minus x, that can be rewritten as 1 by 6 x e power minus x. So this is your pi value which is free from any type of any operator. So ultimately can we write here the complete solution in terms of cf plus pi? Okay, cf आप यहाँ पे लिख दो, pi आप यहाँ पे लिख दो, and that will give you the complete solution value of y. Okay, तो यही आज हम लोग ने सीखा कि कैसे pi की वैल्यू को आप सॉल्व करते हो। आपके लिए दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे दे दे रहे हैं, आप इसको खुद से करना। पहला क्वेश्चन है आपका असाइनमेंट में, डी स्क्वायर माइनस फोर डी माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस फोर एक्स का होल स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है डी स्क्वायर माइनस फोर डी माइनस फाइव वाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स। कॉस हाइपरबोलिक एक्स को अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, ये आपके समझने के लिए केवल है। कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल होता है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन टू। तो अगली क्लास में हम लोग इसको देखेंगे, बट अगर आप इससे रिप्लेस कर दोगे तो ये हो जाएगा वन बाई टू ई पावर एक्स प्लस वन बाई टू ई पावर माइनस एक्स। और आप आराम से इसको आप सॉल्व कर लोगे, ऑपरेटर को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इक्वली, आप देखोगे आपका फिर से वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा। ए को पहचानो, पहले केस में ए की वैल्यू वन है जबकि दूसरे केस में ए की वैल्यू माइनस वन है। आप दोनों में फॉर्मूला लगा दो, दोनों टर्म में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, यू विल गेट द सॉल्यूशन। तो आज हम लोग यहीं पे बस खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आराम से करने में हेल्प करेगा। इस क्वेश्चन को, पहले वाले क्वेश्चन के लिए क्लू ये है कि दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म।
तो स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सबको पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो लगा दोगे आप यहाँ पे और इसको ब्रेक कर दोगे। जब आप ब्रेक करोगे तो हम इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा ई पावर 2x प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो ई पावर माइनस 8x हो जाएगा प्लस 2ab ई पावर x आपको मिल रहा है a और b है ई पावर माइनस 4x, तो बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस 3x। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ई पावर माइनस 3x। तो ये जो आपका फंक्शन था इतना बड़ा सा, वो आपके तीन पार्ट में टूट गया, क्यू पहला, दूसरा क्यू, तीसरा क्यू। तो जब आप ऑपरेटर को ले जाओगे पीआई निकालने के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं सिर्फ पीआई के लिए, तो आपके पास क्या है, बाकी चीजों को हटा दिया जाए यहाँ से, आप पीआई यहाँ पे अगर निकालते हो पहले क्वेश्चन के लिए, तो आपका जो क्यू वैल्यू है, सॉरी ऑपरेटर जो है यहाँ पे 1/d² - 4d - 5 है, और जो आपका क्यू है, क्यू इसको हम लोग ने ब्रेक करके पावर को हटा दिया, और ये आ रहा है ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 8x और प्लस 2 टाइम्स ई पावर माइनस 3x आ रहा है। अभी ब्रैकेट अगर आप ओपन करोगे तो ये जो ऑपरेटर है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सभी के साथ। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा बस वो देख लेते हैं हम लोग। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 1/d² - 4d - 5 पहले के साथ, प्लस ये ऑपरेटर जाएगा दूसरे वाले टर्म के साथ भी, जो आपका है ई पावर माइनस 8x, इसमें ए की वैल्यू क्या है -8, और ये ऑपरेटर तीसरे वाले के साथ भी जाएगा, और तीसरे वाले में टू तो कांस्टेंट है, तो टू को आप चाहो तो इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हो, तो इंटीग्रल ऑपरेटर के भी बाहर आएगा, तो d² - 4d - 5 टू को बाहर लिख लिया, और हम लोग अंदर किसके साथ बचते हैं, e⁻³ तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, आप डी को रिप्लेस करके देख लेना। यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो है -8, डी को रिप्लेस करके देख लेना। यहाँ पे ए की वैल्यू है -3, आप डी को रिप्लेस करके देख लेना। तीनों अलग अलग केसेस के लिए आपके पास तीन अलग अलग ए वैल्यू है। अगर किसी भी टर्म में केस फेल होता है, मान लीजिए सेकंड में केस फेल होता है, मान लिया अगर केस फेल होता है तो आप लिख देना, बाकी को तो आप सॉल्व कर लेना, और केस इसमें लिख देना केस फेल्स इन पार्ट टू, और इसको आप केस फेल वाले कंडीशन से एक बार डिफ्रेंशिएट करके वापस डी की जगह ए रख देना और प्री मल्टीप्लाई कर देना एक्स का, तो देखोगे आपको आंसर दे देगा, जैसे कि अभी सेकंड वाला एग्जांपल किया हुआ था। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग रखते हैं। गुड नाइट, सब्बा खैर, फिर मिलेंगे।